कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार यादव केडी यादव जी चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का मिशन है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस का रंगारंग कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम आई मीन पहले गुलाम उसके बाद फिर गुलाम। तो गुलाम का गुलाम किससे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। दोस्तों, ये पूरा गुलाम वंश के शासक हैं। तो गुलाम का गुलाम आई मीन इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये किसी और का गुलाम और ये इसका गुलाम, इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना किया और ये पोलो खेलते हुए मारा गया। पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। जो पोलो या चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वो लाखों का दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। और वो हाथियों का दान देता था, इसलिए उसे पील बख्श कहा जाता था। और इसको कुरान याद था, कुरान बहुत याद था, इसलिए इसको कुरान खां कहा जाता था, कुरान खां कहा जाता था। और एक और है हातिम द्वितीय के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और ये योग्य शासक हुए। इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उसको इन्होंने पूर्ण रूप से बनवाया इल्तुतमिश ने। इन्होंने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी का नाम से जाने लगा। अब रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। रजिया सुल्तान एक पहली मध्यकालीन भारत की पहली शासिका थी जो महिला थी और ये शासन की थी। और इसकी शादी अल्तुनिया नामक सूबेदार से हुआ। अल्तुनिया जो भटिंडा का सूबेदार था, उससे इसकी शादी हुआ, अल्तुनिया से। बलबन के बारे में जान लेते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह तुर्कान चहलगानी में भी एक पद पे था। तुर्कान चहलगानी में इस शामिल था। और बलबन ने फारसी नवरोज उत्सव और सिजदा और पैबोस दोनों जो प्रथा थी उसको शुरू कराया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उसके बाद व्यापार हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, बढ़िया से इसको ध्यान में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बंगाल का जो इधर प्रथम होगा वही इधर अंतिम होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो हमको पूछ रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसके तहत भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के शासन में परिवर्तित हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त करके और डायरेक्ट क्राउन का शासन डायरेक्ट भारत पे लागू हो गया, और उसके तहत एक भारत में राज्य सचिव का पद नियुक्त किया गया और एक वायसराय का। तो उस समय जब भारत 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और उसी के समय एक्ट आया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन। वारेन हेस्टिंग्स जो एक क्लर्क के रूप में आया था 1750 ईस्वी में, ये क्लर्क के रूप में आया था, और अपनी कार्य कुशलता के लिए इन्होंने बंगाल का गवर्नर बना, फिर गवर्नर जनरल बना, और इस तरह से ये बहुत सारा यहाँ पे धन कमाया। जब यहाँ से ब्रिटेन गया तो वहाँ पर इस पे बर्क नामक व्यक्ति ने इस पे महाभियोग लगाया था। तो मात्र एक गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया, और वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इंग्लिश में बोलते हैं रिंग फेंस की नीति, भी वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, जेलेपला दर्रा, सबसे पहले जाने की दर्रा होता क्या है। जहाँ पे दो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ और उसके बीच एक छोटा सा गैप होता है, इधर पहाड़ और इधर पहाड़, उसके बीच छोटा सा रास्ता होता है, उसको पास, गैप या दर्रा बोला जाता है। फिर से दोस्तों, जहाँ पे दो पहाड़ पहाड़ है और उसको काट के, जैसे पहाड़ है उसको काट के एक रास्ता बनाया जाता है, एक सड़क बनाई जाती है, जिसको हम लोग दर्रा, पास या गैप बोलते हैं। तो भारत में कई प्रकार के गैप हैं विभिन्न राज्यों में, और कई प्रकार के दर्रे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो ये पिछला बार बिहार दरोगा में, जो बिहार दरोगा का पिछले बार पीटी का हुआ था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, दो दर्रा सिक्किम में है। तो ये जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं, बोमडिला, दिहांग और यांगयाप दर्रा। बोमडिला, दिहांग और यांगयाप दर्रा, और यही यांगयाप दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। मणिपुर में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं तुजू दर्रा। हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि तुजो मणिपुर और नाजो सिक्किम, तुजो कहाँ मणिपुर और नाजो सिक्किम। तो ना से नाथुला और जैसे जेलेपला दर्रा कहाँ सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश में भी दर्रे हैं जिसको बोलते हैं शिव किला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। वही रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। और जम्मू कश्मीर में भी कई प्रकार के दर्रे हैं, जैसे काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंचाल दर्रा, बुजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा,
और वही बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कई प्रकार के दर्रे हैं, जैसे नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये रहा दर्रे से आपको प्रश्न जो मैंने बताया है, इससे लगभग क्वेश्चन आपको दर्रा से गलती नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। ये 4 ऑप्शन है। दोस्तों, सिख गुरु हम लोग जानते हैं कि सिख गुरु 10 हुए। सिख गुरु 10 हुए। अगर आप लोग को याद नहीं है तो अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला गुरु नानक, गुरु अंगद, अमर 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 3, रामदास रामचंद्र जी 4 भाई, तो रामदास 4, अर्जुन, महाभारत का अर्जुन 5 भाई, अर्जुन देव 5। पहले राउंड में 5 और लास्ट राउंड में 5। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव 5। हरगोविंद, हर राय, हर किसान, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हुए, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु हुए और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये पटना जो बिहार की राजधानी है, पटना में हुआ था। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए और 1708 में इनकी मृत्यु गुलखा नामक पठान ने कर दिया, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में नासिक नदी के किनारे इनका समाधि है। और गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु हुए, जिन्होंने अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण कराया था। और गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ, इसका आंसर गुरु अंगद होगा, जो गुरु नानक का शिष्य था। इनका प्राचीन नाम लहना था। इनका प्राचीन नाम या बचपन का नाम क्या था? लहना था। और गुरु नानक, इनका जन्म 1469 में नाना काना साहब जो वर्तमान पाकिस्तान में है हुआ था। और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। तो दोस्तों, इससे गुरु का पद 10 और मात्र 2 गुरु था जिसको फांसी दिया गया था। 2 गुरु था, एक 5वां गुरु को जहांगीर और 9वां गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब, और एक और थे बाद में बंदा बहादुर, जिसको बंदा बहादुर को फरखुशियर ने फांसी दे दिया। तो इस तरह से सिख धर्म का ये क्वेश्चन था। और चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? हम लोग जानते हैं कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, जिसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। कोई मित्र है, उस पर आप क्या कीजिए, गमछा झाड़ दीजिए। तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड है ही, गुजरात है ही, राजस्थान है ही, तो इसमें बचा कौन? उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों, इसको हम मैप पर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भारत का जो कर्क रेखा है वो कितने राज्य से गुजरती है। जो 23.5 डिग्री, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है
उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा भारत की 8 राज्य से गुजरता है। एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। एक और क्वेश्चन इसे पूछता है कि कौन सा ऐसा राजधानी है जो कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरता है। तो दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची, ये रांची जो कर्क रेखा के बीचों बीच है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के बीचों बीच रहता है। तो शहर है, उसका नाम है उज्जैन। जो उज्जैन जो आपको क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। और ये रांची जो झारखंड की राजधानी है। तो ये आपको कर्क रेखा एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पे गमछा झाड़, तो इससे याद रहेगा।